नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है खूनी गुफा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। नहीं नहीं, छोड़ दो हमें, हमें वहाँ मत भेजो। बचाओ। आ कबीले का नाम है मूंगा। कबीले का एक सरदार है, नाम तेरा नमुंगा। इकलौती संतान के रूप में तेरान का एक ही बेटा है, नाम ईरान। आर्थिक रूप से कबीला बेहद समृद्ध एवं शक्ति में शक्तिशाली है। कबीले की कुल आबादी 500 से भी कम है, इसलिए एकता एवं भाईचारे का इनमें गहरा संबंध देखने को मिलता है। लेकिन कुछ दिनों से इस कबीले पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। हे माँ कामिनी, हमें शक्ति दो माँ, ताकि अपने दुश्मनों का हम डटकर मुकाबला कर सके। हमें शक्ति दो माँ। तभी अचानक पहरे पर तैनात कबीले के जाबाज लड़ाकू नवयुवक चीख पड़े, सावधान, दुष्ट चांगची आ रहा है। ही भागो, दुश्मन आ गए, भागो। उफ। दुश्मनों के आगमन की सूचना पाते ही वहां खलबली मच गई। पलक झपकते ही जहां कुछ देर पहले एक उल्लास भरा उत्सव चल रहा था, वहां मौत का सन्नाटा छा गया। खूंखार चांगची अपने कबीले के लोगों के साथ आंधी तूफान की तरह यहां आ पहुंचा था। संकेत मिलते ही हमें आक्रमण करना है। इस सन्नाटे के पीछे किसी का काल मंडरा रहा था, और ये काल शायद दुश्मनों के सिरों पर मंडरा रहा था। एकाएक सरदार तेरा नमुंगा ने अपने कंठ से विचित्र सी ध्वनि निकाली, और अगले ही पल चारों ओर से नवयुवक चीखते चिल्लाते हुए दुश्मनों की ओर लपके। हु हा, मार डालो, मारो, काट डालो। अगले ही पल तेरा नमुंगा सहित सभी जवान मुंगा युवक चांगची के कबीले पर बिजली की तरह टूट पड़े। मारो, मारो, काटो, काट डालो शैतानों को, एक भी बचकर ना जाने पाए। आज बदला लेंगे। खनाक, सर, खन, ओ, उफ। ओह, तो चींटियों के पर भी निकल आए हैं आज। मत बोलो शैतान चांगची, चींटी कभी कभी हाथी पर भारी पड़ जाती है, और आज वो दिन आ गया है। अभी पता चल जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। आज हम तुझे जिंदा बचकर नहीं जाने देंगे शैतान। खन, खनाक, धड़ाक, आ, खचाक, आई। चांगची और तेरा नमुंगा के कबीलों का ये युद्ध अधिक समय तक नहीं चला। सरदार, हमने उनका एक आदमी पकड़ लिया है। ओह, चलो, रुक जा शैतान चांगची, कायर, डरपोक, खनाक, सर। परंतु तेरान के चीखने चिल्लाने का शैतान चांगची पर कोई प्रभाव ना पड़ा, और वे आंधी तूफान के समान ही धूल उड़ाते हुए गायब हो गए। वे लोग हमारे एक और आदमी को ले जाने में सफल हो गए हैं पिताजी। हमारी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। हम उन्हें अपना आदमी ले जाने से ना रोक पाए। उफ। इस प्रकार आखिर कब तक चलेगा? इस तरह अगर वे शैतान एक एक करके हमारे कबीले से लोगों का अपहरण करते रहें तो शीघ्र ही कबीला वीरान हो जाएगा। लेकिन हम मुट्ठी भर लोग कर भी क्या सकते हैं? चांगची कबीले का मुकाबला करना हम सबके बूते से बाहर की बात है। काश हमें किसी दूसरे कबीले की मदद प्राप्त हो पाती, जिसकी सहायता से हम अपनी देवी को ही आज़ाद करा पाते और फिर उन शैतानों का भी अंत कर देते। कितने दिन हो गए चांगची हमारे कबीले के लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जा रहा है। जबकि उधर शैतान चांगची के कबीले में पहुंचते ही उस मूंगा युवक को जब होश आया तो उसने स्वयं को दो मजबूत शिकंजों में जकड़ा पाया। उफ, ये दरिंदे शायद मुझे अपने कबीले में ले आए हैं और ना जाने मेरे साथ कैसा सुलूक करने वाले हैं। शैतान चांगची भयानक स्वर में ठहाके लगाता हुआ कह रहा था। हिंकोची, रथ के घोड़ों को पहाड़ गुफा की ओर जाने का संकेत दो। पहाड़ी गुफा?
इस प्रकार बंधनों में जकड़कर ये दुष्ट लोग इस रथ पर कहाँ भेज रहे हैं मुझे? पहाड़ी गुफा में क्या होगा? जो हुक्म सरदार। चांगची का आदेश मिलते ही हिंकोची ने कोड़े का एक एक भरपूर वार दोनों घोड़े पर किया। कोड़े पड़ते ही दोनों घोड़े सरपट वहां से भाग पड़े। सड़ाक सड़ाक ही उफ आ धक्कड़ धक्कड़। रथ से जुड़े दोनों घोड़े द्रुत वेग से दौड़ते चले गए। ओह, ना जाने ये रथ कहाँ दौड़ा चला जा रहा है। गुफा में क्या होगा? पहाड़ी चट्टानों के ऊबड़ खाबड़ से रास्तों से गुजरकर रथ एक गुफा में प्रवेश कर गया। ओह, शायद यही है वो गुफा। गुफा के भीतर पहुंचकर रथ रुक गया। ना जाने मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ठीक उसी पल वातावरण में पंख फड़फड़ाने का स्वर गूंज उठा। मूंगा युवक ने जैसे ही आवाज की दिशा में देखा, उसके कंठ से एक भयानक चीख निकल गई। आई नहीं, कटीले पंखों वाला विचित्र पक्षी, ये तो मुझे खा जाएगा। सर, वो चीखता चला गया। नहीं, ही बचाओ। परंतु वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई ना था। वो चमगादड़नुमा भयानक राक्षस पक्षी मूंगा युवक के शरीर से जा चिपका और अपने नुकीली चोंच से उसकी गर्दन पर एक छिद्र करने के बाद उसमें से उबलने वाला गाढ़ा लाल रक्त पीने लगा। बचाओ। चप्पर चप्पर। थोड़ी ही देर में वहां मूंगा युवक की एक हड्डी तक ना बची थी। रथ भी अपने आप वापस लौट पड़ा था, जबकि मूंगा कबीले से कई कोस दूर अद्वितीय नगर के राजमहल के शयन कक्ष में राजा अद्वितीय राज अपने स्वर्ण पलंग पर बुरी तरह से तड़प रहे थे। और एकाएक ही राजा अद्वितीय राज हड़बड़ाकर उठ बैठे। ओह, तो मैं फिर से वही स्वप्न देख रहा था। उफ, आखिर इस स्वप्न का क्या रहस्य है? क्यों ये बार बार मुझे दिखाई देता है? ओह थाई माँ, अच्छा हुआ आप आ गईं। क्या बात है अद्वितीय राज? मैं इधर से गुजर रही थी कि तुम्हें पलंग पर तड़पते देखकर भीतर चली आई। क्या कोई भयानक स्वप्न देख रहे थे बेटे? हाँ धाय माँ, और ये स्वप्न मैं आज से नहीं बल्कि कई दिनों से देख रहा हूँ। सपने में मुझे माँ दिखाई देती है धाय माँ। और तब अपने स्वप्न के विषय में राजकुमार धाय माँ को सब कुछ विस्तार से बताता चला गया। सब कुछ सुनने के पश्चात धाय माँ एकाएक गंभीर हो उठी। फिर बोली, इसका मतलब कि तुम्हारी माँ अभी जीवित है। वो अवश्य ही किसी संकट में फंसी हुई है और मदद के लिए तुम्हारे स्वप्न में आकर वो तुम्हें पुकारती है। लेकिन हमारी माँ का देहांत तो तभी हो गया था ना, जब हम केवल 10 बरस के थे। कई महीने तक महारानी जी का इंतजार करने के पश्चात ऐसा मान लिया गया था मेरे बच्चे। मैं कुछ समझा नहीं धाय माँ। उस समय तुम 10 बरस के थे, जब तुम्हारी माँ रानी पुष्पगंधा तुम्हें लेकर अपने पिता से मिलने जा रही थी कि त्रिकुटा जंगल से गुजरते समय एक बहुत तीव्र आंधी आई। उफ, माँ। उस आंधी के बाद तुम्हारी माँ का कहीं पता ना चला और कई महीने इंतजार करने के बाद उन्हें मृत मान लिया गया। बाद में तुम्हारे पिताजी का भी देहांत हो गया और तुम्हारा 18 वर्ष की उम्र में राज तिलक कर दिया गया। सारी कहानी सुनने के बाद अद्वितीय राज अत्यंत विचलित हो उठा और बोला, मेरी माँ जीवित है धाय माँ, वो मरी नहीं। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा और जब तक अपने इस स्वप्न का रहस्य नहीं जान लूंगा तब तक महल में नहीं लौटूंगा। मैं अपने नाना जी से मिलने जाने का बहाना बनाकर यहाँ से जाऊंगा। तब तक आप यहाँ की देखभाल करेंगी धाय माँ। मैं भोर होने से पूर्व भी निकल जाना चाहता हूँ। और फिर प्रातः भोर का उजाला फैलने से पूर्व ही अद्वितीय राज धाय माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर महल से चल पड़ा। माँ त्रिकुटा जंगल में गायब हुई थी, वहीं से अपना खोज आरंभ करनी चाहिए। ईश्वर तेरी यात्रा सफल करे।
उजाला फैलने तक वो त्रिकुटा जंगल में जा पहुंचा। ये जंगल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, शायद बचपन की धुंधली यादें अभी शेष हैं। दोपहर तक उसी प्रकार भूखा प्यासा वो जंगल में घोड़ा दौड़ाता रहा, लेकिन कोई परिणाम ना निकला। और उस समय संध्या गिरने लगी जब एकाएक ही उस पर आक्रमण किया गया। ठक ठक सर। ओह, ये क्या! लेकिन ये आक्रमण नहीं था, केवल उसका घेराव था। अन्यथा वो भाले जमीन में धंसने की बजाय उसके शरीर को छलनी कर डालते। अभी वो इस रहस्य को समझा मिला था कि पके आमों के समान वृक्षों से कुछ लोग नीचे कूद पड़े। ये मूंगा कबीले के लोग थे। अगले ही पल वो उनके घेरे में था। खबरदार, हिलना नहीं। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम अद्वितीय राज है। मैं अद्वितीय नगर का राजा हूँ। लेकिन तुम लोग कौन हो? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं, हमारे पिताजी और मूंगा कबीले के सरदार देंगे। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, एक दोस्त की हैसियत के साथ। और उस वक्त जब अच्छी तरह सोचने समझने के पश्चात राजा अद्वितीय ने उनके साथ चलने का फैसला कर लिया था, ठीक उसी वक्त मूंगा कबीले वासियों पर पुनः चांगची कहर बरसा रहा था। नीच, गद्दार, पापी इंसान तो फिर यहाँ आ गया। अरे, अभी कितने और लोगों को अपनी खूनी हवस का शिकार बनाएगा तू? कब बुझेगी तेरी खून की प्यास? तो बहुत बोलने लगा है बुढ़े, और अब हम ये कभी सहन नहीं करेंगे कि हमारे काम में कोई हस्तक्षेप करे, इसलिए तेरा खत्म होना आवश्यक है। खचाक! उस हौलनाक दृश्य को देखकर मूंगावासियों के कंठों से भयानक चीखें निकल गई। चलो! खूनी दरिंदे! नहीं! उफ! सरदार! ठीक उसी पल तेरान का बेटा ईरान राजा अद्वितीय के साथ वहां आ पहुंचा। और पिताजी, ये सब क्या हो गया पिताजी? उफ! लगता है कुछ देर पहले यहाँ खून की होली खेली गई है। मेरे बच्चे ईरान, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए, वरना वो शैतान चांगची फिर आया था छोटे सरदार, और हमारे एक आदमी को ले जाने के साथ उस दरिंदे ने सरदार की ये हालत कर दी। इतना सुनते ही वो क्रोध से कांप उठा। मुंह से स्वर नहीं, मानो आग के शोले निकल रहे थे उसके, जब उसने कहा, चांगची कमीने, नीच इंसान, इसी पल से अपनी बची खुची जिंदगी के क्षण गिनना शुरू कर दे। मैं शीघ्र आ रहा हूँ तेरी मौत बनकर। ये चांगची कौन है? आखिर ये सब रहस्य क्या है? ईरान बेटा, ये कौन है? ईरान ने तुरंत राजा अद्वितीय राज का परिचय दिया। तब तेरान मूंगा ने उखड़े उखड़े स्वर में कहा, राजा अद्वितीय, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे इस कबीले की रक्षा करने का वचन लेना चाहता हूँ राजन, क्योंकि तुम उस दुष्ट चांगची से टक्कर लेने में सक्षम हो। बोलो राजन, मेरी बात का जवाब दो। आप फिक्र ना करें बाबा, यह कबीला मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः इसकी रक्षा का भार स्वयं ही मेरे ऊपर आ गया है। मैं अपने प्राण देकर भी इस कबीले की रक्षा करूंगा। अद्वितीय राज के इतना आश्वासन देते ही तेरान मूंगा की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। फिर तेरान मूंगा का अंतिम संस्कार करने के बाद, ईरान, अब तुम मुझे सारी बातें विस्तार पूर्वक बताओगे कि चांगची कौन है, उसकी तुम्हारे कबीले से क्या दुश्मनी है? अवश्य राजा, दरअसल ये सारी कहानी एक खजाने के इर्द गिर्द घूम रही है। खजाना? हाँ राजन, ये खजाना हमारी देवी कामनी के आभूषणों के रूप में है, स्वयं देवी की मूर्ति के रूप में है, जिसकी रक्षा करते हुए पिताजी शहीद हो गए। ना जाने कितने कबीलावासी अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हुए। मैं समझा नहीं। आओ, मैं तुम्हें अपने मंदिर में लिए चलता हूँ। ये हमारा ऐतिहासिक मंदिर है, जिसके भीतर कभी स्वर्ण रचित देवी कामनी की 5 हाथ लंबी मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन आज से 6 माह पूर्व एक दिन इस मूर्ति पर उस शैतान चांगची की कुदृष्टि पड़ गई। वाह, जो संयोग से उधर ही आ निकला था।
तभी मेरे पिताजी वहां आ गए और पास के कबीले के शैतान चांगची को मूर्ति के निकट देख वे क्रोधित हो चीख पड़े, चांगची, तुझे इस मूर्ति को छूने का साहस कैसे हुआ? मूर्ति खूबसूरत एवं बहुत कीमती लगी, इसलिए छूकर इसकी परख कर रहा था। मेरे पिताजी अपने आदमियों को आवाज़ देते उससे पूर्व ही वो वहाँ से भाग निकला। ओह, फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग उस घटना को भूलने लगे, लेकिन एक दिन अचानक चांगची ने अपने कबीले के साथ मंदिर पर धावा बोल दिया। या दुश्मन दुश्मन मुकाबला करो। उस वक्त जमकर संघर्ष हुआ। हाय, ओह, उफ, मार डाला। उस समय चांगची की हार हुई और वह पुनः भाग निकला, लेकिन जाते जाते पुनः वापस आकर मूर्ति लूट कर ले जाने की धमकी दे गया। मैं फिर आऊँगा मूंगा वासियों, और इस बार वो मूर्ति जरूर ले जाऊँगा। उसकी धमकी से घबराकर मेरे पिताजी ने मूर्ति को उसी रात छिपा दिया और उसकी जगह ये साधारण सी पत्थर की मूर्ति बनवाकर उसे असली मूर्ति के स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। फिर क्या हुआ? चांगची पुनः आया, लेकिन मूर्ति उसे नहीं मिली। लूट लो मंदिर को। मूर्ति कहाँ गई? ओह, समझा, तेरान ने उसे छिपा दिया है। तब से ही मूंगावासियों पर कहर बरसना आरंभ हुआ। चांगची ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, सुनो तेरान मूंगा, अब मैं तुमसे दोबारा उस मूर्ति की मांग नहीं करूँगा, बल्कि मेरे जुल्मों से घबराकर तुम स्वयं ही वो मूर्ति मेरे सुपुर्द करोगे। आज के बाद जब भी मैं आऊँगा, तुम्हारे कबीले का एक व्यक्ति मेरे पालतू इंसानी खून के प्यासे पक्षी की भेंट चढ़ेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे चांगची, पर वो दुष्ट अपने करके ही माना। जैसे ही ईरान चुप हुआ, राजा अद्वितीय राज देवी के मुकुट को देखकर चौंक उठा। ये मुकुट किसका है? अरे, देवी के इस मुकुट पर हमारा राज चिन्ह है। आज से 10 वर्ष पूर्व वो देवी अचानक हमें जंगल में मिली थी। उस समय वो सोई हुई थी। ओह, इसके चेहरे पर तो देवी जैसा तेज है, और वो नाग शायद इसकी रक्षा कर रहा है। सचमुच ये देवी है, इसे अपनी बस्ती में ले चलना चाहिए। हमारे आदमियों के उस देवी के निकट जाते ही वो नाग चुपचाप चला गया और कबीलावासी उन्हें बस्ती में ले आए। फिर होश में आने पर, देवी को हमारा प्रणाम। आप कौन हैं माँ? ओह, मैं कहाँ हूँ? इतना सुनते ही राजकुमार विचलित हो उठा और बोला, लेकिन अब वो देवी कहाँ है जिसका मुकुट देवी की मूर्ति पर लगा रखा है तुमने? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो तो चांगची की कैद में है। कहीं वो देवी मेरी खोई हुई माँ तो नहीं है? चांगची दूसरे ही दिन उन्हें अपहरण करके ले गया था। ओह, हमें उस देवी को उस दुष्ट मक्कार की कैद से आज़ाद करना होगा। ईरान, मैं उस पापी को उसके पापों का दंड अवश्य दूंगा। तुम चांगची के कबीले पर आक्रमण की तैयारी प्रारंभ करो। इस युद्ध में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस बार दुष्ट चांगची मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। मैं अपने कबीले को आक्रमण की तैयारी का आदेश दे देता हूँ। और अगले दिन अद्वितीय राज के नेतृत्व में मूंगा कबीले के लोगों ने चांगची के कबीले की ओर प्रस्थान किया। अद्वितीय राज जिंदाबाद, देवी कामनी की जय हो, तेरान पुत्र ईरान जिंदाबाद। उधर चांगची गढ़ के तहखाने में था, जबकि मूंगा कबीले की देवी चीख चीख कर कह रही थी, नीच, दुष्ट, पापी, तो फिर आ गया अपनी मनहूस सूरत मुझे दिखाने। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, थूकती हूँ तेरे मुंह पर। अथू, कमीनी, तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई, भूल गई कि आज 10 वर्षों से तुझे इसलिए मैंने जीवित रखा हुआ है कि आखिर कभी तो तू अपनी इस कैद से तंग आएगी, कभी तो तुझे मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ेगा। उस दिन मैं तुझे खोनी गुफा से ये सोचकर लौटा लाया था कि शायद तुम मुझसे शादी करना कबूल कर लेगी, लेकिन अब मैं और इंतज़ार नहीं करूँगा। आज मैं तुझे खोनी गुफा में अवश्य भेजूँगा। वहाँ पर गुफा का शैतान तेरे टुकड़े टुकड़े करके खाएगा।
नहीं, हमें वहाँ मत भेजना। उफ, नहीं। लेकिन चांगची पर उसकी करुण चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ और देवी को उस रथ के कुंडों से बांध दिया गया। नहीं नहीं, हमें वहाँ मत भेजो, छोड़ दो हमें, बचाओ। हिंकोची, घोड़े को गुफा की ओर जाने का संकेत दो। जो हुक्म। ही, सड़ाक सड़ाक, ही। दूसरे ही पल घोड़े सरपट गुफा की ओर भाग पड़े। ठीक उसी समय अद्वितीय राज और मुंगा कबीले के लोगों ने आक्रमण कर दिया। मारो, काट डालो, हाय, मरा, उफ, ओह। अचानक ईरान की दृष्टि चांगची पर पड़ी जो भागने की फिराक में था। ईरान अपना घोड़ा लेकर उसके सामने आ पहुंचा और गुर्राया, बस चांगची, तेरा खेल खत्म हो गया, अब तुम मरेगा नहीं। ठहरो ईरान, पहले इससे देवी का पता पूछ लो। ओह, बोल कमीने, हमारी देवी माँ को कहाँ छिपाया है? तुम्हारी देवी माँ अब तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। मैंने उसे खूंखार पक्षी के शिकार के लिए खूनी गुफा में भेज दिया है। अचानक चांगची भयानक ढंग से हंस पड़ा और बोला, उसे तुम नहीं बचा सकते ईरान, वो खूनी गुफा की ओर, अपनी मौत की ओर बढ़ रही है। क्या? इतना सुनते ही ईरान ने क्रोधित होकर तलवार के एक ही वार में चांगची की गर्दन धड़ से अलग कर दी। खचाक। चांगची गढ़ पर अद्वितीय राज का अधिकार हो चुका था। चांगची के सभी लोग मारे जा चुके थे। हमें शीघ्र ही खूनी गुफा चलना होगा। मेरे पीछे आओ अद्वितीय राज। और तेज दौड़ाओ ईरान, घबराओ नहीं, ये उस गुफा तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। वो रही गुफा। ईरान, शायद ये देवी की चीख है। भीतर मुंगा कबीले की देवी उस भयानक पक्षी को देखकर चीख रही थी। नहीं, लेकिन इससे पूर्व कि वो पक्षी देवी के जिस्म से लिपट पाता, एक बिजली सी चमकी और खचाक, ची। पक्षी चित्कार करता हुआ अपने आक्रमणकारी अद्वितीय पर झपटा, मगर तलवार के एक ही वार से अद्वितीय ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। खचाक। और फिर, ओह, तुमने मुझे बचा लिया ईरान, और उस दुष्ट चांगची को भी मार दिया। देवी माँ, ये सब अद्वितीय नगर के राजा अद्वितीय राज के कारण हुआ है। ओह राजकुमार अद्वितीय, मेरा बेटा, बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, बेटे मेरे पास आओ। माँ। ओह, हमारी देवी राजकुमार की खोई हुई माँ है। और फिर अद्वितीय राज दौड़कर अपने माँ के गले से लग गया। वो मूर्ति उस मंदिर के तहखाने में थी जिसे ईरान ने बाहर निकाल लिया और फिर रानी के हाथों उसकी स्थापना की गई। रानी पुष्पगंधा जिंदाबाद। फिर अद्वितीय नगर लौटने से पूर्व अद्वितीय राज ने उनके कबीले का सुरक्षा का भार भी अपने ऊपर ले लिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।